कि सीट शेयरिंग के समझौते में नीतीश कुमार कभी नहीं चाहेंगे कि भारतीय जनता पार्टी के हाथ में वो हथकंडा हो, वो हथियार हो जिससे कि नीतीश कुमार के बिना कोई सरकार बन सके। नीतीश कुमार को आप अपने साथ तभी रख सकते हैं जब नीतीश कुमार को यह आश्वस्त कर दें आप कि मुख्यमंत्री आप ही होंगे। ये भारतीय जनता पार्टी की प्रकृति नहीं हो सकती है। ये प्रकृति मैंने देखा है अश्विनी चौबे की हो सकती है, क्योंकि वो बहुत बड़े पद पर तब नहीं हुआ करते थे। ये गिरिराज सिंह की हो सकती है, तब वो चुनाव लड़ने जा रहे थे, तब वो पाकिस्तान हिंदुस्तान फलान ठिकान की बात करते थे। ऐसे कई नेता हैं जो गाली देते हैं, हमने तो कई चैनलों पे देखा है। चिराग पासवान को सीएम बनाने के लिए चिराग पासवान खुद ही उनकी टीम कह रही है। चिराग पासवान अचानक से इस पूरे सिनेरियो में कैसे आ गए, ये भी एक बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है। इन सवालों को जब खोजने आप निकलिएगा तो आपको देखने को मिलेगा कि लगातार चिराग पासवान का ग्राफ जो है, जो सर्वे रिपोर्ट्स आ रहे हैं उसमें बदले हैं। कब बदले हैं? तो जब चिराग पासवान ने ये कहा था कि वो मुख्यमंत्री के कंटेंडर नहीं है, बिहार में वो नहीं है। नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, मैं विकास सिंह राजपूत और आप देख रहे हैं रातों रात। हर रोज की तरह सुबह 7 बज रहे हैं, मैं और बाबा हाजिर है रातों रात लेकर। और आज रातों रात में कुछ ऐसी खबर लेकर आए हैं, कुछ अलग खबर लेकर आए हैं जिसे देखेंगे तो आप भी चौंक जाएंगे। महागठबंधन जो है अब चिराग पासवान के लिए फील्डिंग करने लगी है, सीएम चेहरा बता रही है और प्रस्ताव तक पेश कर दी है। यानी कि महागठबंधन अब चिराग पासवान को बिहार में सीएम बनाएगी। तो वहीं पर मांझी ने भी बड़ी चाल एनडीए में चल दी है। तो सीधा सीधा एक और नेता है जिन्होंने 40 सीटों पर दावा ठोक दिया है। तो इन तमाम खबरों को हम विस्तार से जानेंगे और ये ऐसी खबर है जिसका असर आप पर भी होगा, आपके परिवार पर भी होगा। तो चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं और खबरों की शुरुआत करने के लिए हम सीधा अपने बाबा के पास चलते हैं। और रातों रात में पहली खबर, सहनी ने चिराग पासवान को सीएम बनाने का प्रस्ताव रख दिया। बाबा, बिहार में बार बार ये हम बता रहे हैं कुछ इस बार अलग होना है चुनाव में। क्या होना है जिसके लिए हम सबसे अंत में बताएंगे कि हमने जो एक आंकड़ा दिया था वो आंकड़ा कहीं ना कहीं अब पूरी तरह से पब्लिक डोमेन में आना शुरू हो चुका है। और उसी आंकड़े, उसी समझौते के हिसाब से आने वाले समय में बिहार में विधानसभा के चुनाव होंगे। और इस विधानसभा चुनाव में इस बार 2 और बातें मैंने कही थी। मैंने पहली बात कही थी कि इस बार संभावना यही है कि या तो हंग असेंबली होगा या क्लीन स्वीप होगा। कहीं कोई टक्कर नहीं रहेगा। 2010 से भी बुरी स्थिति होगी, चाहे जिसकी भी हो जाए। ये हम इसलिए बता रहे हैं कि इस बार लड़ाई विधायक बनाने की नहीं हो रही है, इस बार लड़ाई मुख्यमंत्री बनने की हो रही है। और हम बार बार बता रहे हैं कि जनता भले ही विधायक चुने, लेकिन पार्टी और गठबंधन मुख्यमंत्री पर टिके हुए हैं। मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा, इसके आधार पर बिहार की जनता भी बहुत सारी बात करेगी। ये आप सहनी के टीम की बात क्या कर रहे हैं? चिराग पासवान को सीएम बनाने के लिए चिराग पासवान खुद ही उनकी टीम कह रही है। चिराग पासवान अचानक से इस पूरे सिनेरियो में कैसे आ गए, ये भी एक बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है। इन सवालों को जब खोजने आप निकलिएगा तो आपको देखने को मिलेगा कि लगातार चिराग पासवान का ग्राफ जो है, जो सर्वे रिपोर्ट्स आ रहे हैं उसमें बदले हैं। कब बदले हैं? तो जब चिराग पासवान ने ये कहा था कि वो मुख्यमंत्री के कंटेंडर नहीं है, बिहार में वो नहीं है। उन्होंने कहा था कि हमारे मुख्यमंत्री, जब अमित शाह का बयान आया था तब उन्होंने ये बात कहा था। आपको याद होगा अमित शाह ने उसी संजय झा के दरवाजे पर जाकर के कहा था, जो संजय झा नीतीश कुमार के सबसे करीबियों में से एक हुआ करते थे, है भी, उनके दरवाजे पर जाकर के कहा था कि मुख्यमंत्री का चयन हम चुनाव के बाद करेंगे। लेकिन आज परिस्थितियां बदल गई हैं। उसके ठीक बाद चिराग पासवान ने कहा था कि हमारे वर्तमान मुख्यमंत्री मेरे भावी मुख्यमंत्री भी होंगे, यानी 2025 के बाद भी होंगे। अब ये जो बात आपने शुरुआत की कि आखिरकार सहनी की टीम ने क्यों कहा कि चिराग पासवान को सामने ले आइए। देखिए, मुकेश सहनी की जब चर्चा करना शुरू करेंगे ना आप, तो आपको एक ही बात नजर आएगा। उनके पूरे कैंपेन को अगर उठा करके देख ले, उसको फिल्टर कर लीजिए, तो उसमें से एक चीज निकलेगा, तेजस्वी मुख्यमंत्री, मैं उप मुख्यमंत्री।
जो आदमी बार बार ये कह रहा हो विकास कि हम तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाएंगे और उप मुख्यमंत्री की कुर्सी खुद हमको चाहिए, वो आदमी अगर चिराग पासवान के मुख्यमंत्री के चेहरे के रूप में घोषित करने की बात करता है तो इसके मायने क्या हो सकते हैं? दो ही बातों से हो सकते हैं। एक, या तो वो चाहते हैं कि चिराग वर्सेस तेजस्वी का लड़ाई हो, या दूसरा ये वो चाहते हैं कि जब वो एनडीए गठबंधन की तरफ जाए, इस संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन जब वो एनडीए गठबंधन की तरफ जाए तो वहां माहौल बिल्कुल ही अलग हो और भारतीय जनता पार्टी जिसने उनको चूटी काटी थी जी बाबा, उस भारतीय जनता पार्टी को जवाब दे। तो भारतीय जनता पार्टी में दूर दूर तक आप भी उठा के देख लीजिए, मुख्यमंत्री का चेहरा भले ही कई लोगों का नाम आता हो, लेकिन फैसला किसको करना है? केंद्रीय नेतृत्व को। यही कारण है कि जो लड़ाई की बात होती है, सीधी सी लड़ाई की बात होती है, तो आपने एक इंटरव्यू किया था, मैंने सुना भी उस इंटरव्यू को है। बहुत ही सुलझे हुए व्यक्तित्व के व्यक्ति हैं, डॉक्टर भी हैं, आंख के डॉक्टर हैं, तो इसका मतलब आंख के डॉक्टर हैं तो आप समझ सकते हैं कि उनकी दृष्टि बड़ी तगड़ी होगी। दूरदृष्टि से उन्होंने खोज करके निकाला और बिहार की राजनीति पर बड़ी बेहतर पकड़ रखते हैं। कभी उन्होंने जदयू के लिए जबरदस्त फील्डिंग की है, जदयू चिकित्सा प्रकोष्ठ में बहुत सारे पदों पे रहे हैं, प्रवक्ता रहे हैं, मीडिया पैनलिस्ट रहे हैं। आज भी वो जब जदयू छोड़ा था, उन्होंने किस कारण से छोड़ा था ये तो सबको पता है कि जदयू में क्या चल रहा है, लेकिन जब उन्होंने छोड़ा था उसके बाद से वो एक राजनीतिक विश्लेषक के रूप में भी काम कर रहे थे और भारतीय जनता पार्टी के कार्य को भी लेकर के वो बहुत सारी बातें कहते थे। लेकिन अब जो स्थिति उत्पन्न हुई है और पिछले 6 महीने में जो बदलाव हुआ है, उस बदलाव को लेकर के उन्होंने साफ साफ, जब वीआईपी उन्होंने ज्वाइन किया है उसके बाद से उनका ये पहला बयान जो है वो बड़ा ही मारक बयान है। और इस बयान ने एक बात तो जरूर पैदा कर दी हलचल कि एक तरफ तेजस्वी यादव और दूसरी तरफ चिराग पासवान, यानी दोनों खेमे में दो मुख्यमंत्री के मजबूत दावेदार हैं, तीसरा चौथा जो भी हो, लेकिन मजबूत दावेदारों की अगर बात होगी तो ये बात महागठबंधन भी समझ रहा है कि अगर नीतीश कुमार से लड़ाई होगी तो हम क्लीन स्वीप करेंगे, अगर चिराग पासवान हमारे सामने आते हैं तो लड़ाई कड़ी होगी, कठिन होगी, और तब जो है ये बिहार की जनता को भी मजा आएगा कि आखिर वो किसको चुनना चाहती है, किसमें कितना कैलिबर है। ये मामला जो है कहीं ना कहीं अब आप समझ लीजिए कि जनता की अदालत के साथ साथ उन गठबंधन वालों के कोर्ट में भी चला गया है। और इस पर अब चर्चा आप देख लीजिएगा कि जो आज हम लोग कर रहे हैं ना, अब ये पूरा चर्चा एक सप्ताह तक इसी बात की होगी। चलिए, अगली बड़ी खबर है प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल से जुड़ी हुई। दिलीप जायसवाल ने कब कहाँ क्या कहना है और क्या कह देते हैं ये किसी को पता नहीं चलता है, और एक बार फिर से दिलीप जायसवाल ने कुछ ऐसा ही बयान बाबा दे दिया है। देखिए, ये बड़ा दुर्भाग्य है कि आप जब जिम्मेवार पद पर होते हैं तो आपको संयम का पालन करना चाहिए। संयम, आपको अपने शब्दों की मर्यादा को जरूर बचा के रखना चाहिए, क्योंकि आप जिस रास्ते चलेंगे, आपने देखा है कभी चींटियों को चलते हुए? राजनीति और चींटी एक समान होती है, दोनों का कुनबा एक तरह का होता है। रानी चींटी जिस रास्ते चलती है ना, सारी चींटियां उसी रास्ते चलती हैं, चाहे वो कूड़ा हो, करकट हो, पानी हो, कुछ भी हो। अगर रानी डूबेगी तो सबको लेकर डूबेगी। वही स्थिति राजनीति में भी होता है। राजनीति में जिसको मुखिया बनाया जाता है, जिसको कहा जाता है कि ये आपको मार्गदर्शन देंगे, और वो व्यक्ति अगर रास्ता बदल के चलना शुरू कर दे, शब्दों की मर्यादा भूल जाए, तो आप समझ सकते हैं कि क्या होगा। खैर, राजनीति में ये सारी चीजें होती है, चुनावी साल है, कई बातें सुनने को मिलेगी होगी, लेकिन एक बात ये कह करके दिलीप जायसवाल, मैं दिलीप जायसवाल की बड़ी इज्जत करता हूँ, इसलिए इज्जत करता हूँ कि सहज है। किसी को भी आप मिलना हो तो दिलीप जायसवाल ऑफिस में बैठे हो रहते हैं, आप जाइए मिलिए, बयान किसी को देते हैं, चाहे वो जैसा भी चैनल हो, अगर सिंगल आदमी भी हो तब भी वो सबको समझते हैं ना, जो माइक लेके पहुंच गया ना उसको वो पत्रकार ही समझते हैं। तो खूब लच्छेदार बात करते हैं, बोलने के क्रम में वो कभी कभी ओवर हो जाते हैं। उन्होंने जो बात कही कि मेरे क्षेत्र में जो एक से एक गाली दी जाती है, तो अपने क्षेत्र को भी उन्होंने छोड़ा नहीं। मेरे डिक्शनरी में भी बिल्कुल वो इस बात को कह करके, और उनकी बातों का समर्थन, और ये सारी बातों पर जब सवाल पूछा गया तो सम्राट चौधरी ने भी कहा कि मैं तो इसी रास्ते से आगे आया हूँ, गाली दे करके ही एक छलांग चढ़ा हूं, यहाँ तक पहुंचा हूँ। लेकिन एक और चीज है ना कि सम्राट चौधरी गाली दे करके भले ही सीढ़ी चढ़े हो, लेकिन बाल मुड़वा करके, पगड़ी उतार करके वो आज उप मुख्यमंत्री है। गाली से नहीं संभव हुआ। जब उन्होंने अपने आप को बदला, सहज हुए, स्वीकार किया कि हाँ गलती हमसे हुई थी, तब उसके बाद उनको मौका मिला और उन्होंने उप मुख्यमंत्री की कुर्सी पाई। तो देखिए, गाली किसी भी
समस्या का समाधान नहीं है। और हमारे सनातन परंपरा में जो भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते हैं सनातन का झंडा 24 घंटा उठा के चलते हैं। अब देखते किए हैं जी। कहते हैं कि हमसे बड़ा भगत तो कोई है ही नहीं है जी। लेकिन राम जी को कभी गाली देते सुने थे क्या? नहीं। उसी राम मंदिर के लिए ना आप सब कुछ किए थे। जी। तो ऐसी स्थिति में ये भारतीय जनता पार्टी की प्रकृति नहीं हो सकती है। ये प्रकृति मैंने देखा है अश्विनी चौबे की हो सकती है क्योंकि वो बहुत बड़े पद पर तब नहीं हुआ करते थे। ये गिरिराज सिंह की हो सकती है, तब वो चुनाव लड़ने जा रहे थे, तब वो पाकिस्तान हिंदुस्तान फलान ठिकान की बात करते थे। ऐसे कई नेता हैं जो गाली देते हैं, हमने तो कई चैनलों पे देखा है जो छुट्टे मुंह गाली देते हैं। लेकिन उनकी क्या मर्यादा है, वो कितने, उसी में आप देख लीजिए संबित पात्रा है वो भी बोलते हैं, कहाँ गाली देते हैं। उनके शब्दों के में, उनके चयन में बहुत सारी चीजें नजर आती है जिससे सामने वाला ऑटोमेटिकली नाश हो जाता है। लेकिन ये जो है अब एक नई परंपरा की शुरुआत हुई है, चुनावी साल है। अब देखिएगा अभी इसका स्तर जो है थोड़ा और बढ़ेगा। अगर ये खबर कहीं देख लिया दोनों ने तो आगे से इस पर संजय भी बरतेंगे, यही बात होगी। जी। अब अगली खबर नीतीश कुमार से जुड़ी हुई है बाबा। नीतीश कुमार इस्तीफे देने की ओर धीरे धीरे बढ़ रहे हैं और तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि आ जाइए चाचा। देखिए ये भी मेरे फॉर्मूले की बात है जी। पिछले कई दिनों से मैं एक फॉर्मूले पर बात कर रहा हूं जी। कई लोगों ने इस पर मुझसे पूछा भी है जी कि आखिर आप इस किस आधार पर ये बात कह रहे हैं। आप एक बात समझ लीजिए, नीतीश कुमार को आप अपने साथ तभी रख सकते हैं जब नीतीश कुमार को यह आश्वस्त कर दें आप कि मुख्यमंत्री आप ही होंगे। उनको ऑफिशियली आपको अनाउंसमेंट कर देना होगा। नीतीश कुमार इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं। भारतीय जनता पार्टी जितना देर कर रही है इसमें जी और असमंजस की स्थिति जो उत्पन्न हो गई है, मैं बता रहा कि याद कीजिए कुछ दिन पहले ही 2-3 दिन पहले हम लोगों ने ही एक खबर किया था कि सीट शेयरिंग का समझौता हो गया है। बिल्कुल। उस सीट शेयरिंग के समझौते पर आपने कई लोगों से बात किया है, अलग अलग दलों के नेताओं से बात किया है। परिणाम कोई भी उसको स्वीकार नहीं कर रहा है। और अंततः जिस व्यक्ति ने कहा था, जिस पार्टी ने कहा था कि सीट शेयरिंग का समझौता हो गया है, कभी भी अनाउंसमेंट हो सकता है, उस पार्टी ने भी ये बात कह दिया है कि नहीं हुआ है। जी। जो लोग भी इस पर बात कर रहे हैं वो गलत है, अभी नहीं हुआ है। यानी कि आप एक बात समझिए कि सीट शेयरिंग के समझौते में नीतीश कुमार कभी नहीं चाहेंगे कि भारतीय जनता पार्टी के हाथ में वो हथकंडा हो, वो हथियार हो जिससे कि नीतीश कुमार के बिना कोई सरकार बन सके। अगर ऐसा कुछ होते दिखता है नीतीश कुमार को तो नीतीश कुमार एक बात मान के चलिएगा कि जो भतीजा का ग्राफ ऊपर हुआ है ना जी, तो उनको शिफ्ट करने में, स्विच करने में देर नहीं लगेगी। क्योंकि मेरे पास जो फॉर्मूला है वो बहुत चौंकाने वाला है। मैं उस फॉर्मूले को बार बार बता रहा हूँ, एक बार फिर से रिपीट करूंगा लेकिन अंत में करूंगा। जी। बाबा अगली बड़ी खबर है माझी से जुड़ी हुई। माझी ने चिराग पासवान के चुनाव लड़ने पर अपनी चुप्पी जो है तोड़ दी है और बड़ा बयान जारी किया है। मेरे फॉर्मूले का ही हिस्सा है जी, ये भी मेरे फॉर्मूले का हिस्सा है। और फॉर्मूले का हिस्सा इसलिए है कि पहले भी मैंने कहा कि सहनी जब ये कह रहे हो कि चिराग पासवान को आना चाहिए, उनकी पार्टी के लोगों को ये सोच है, ये समझ है कि चिराग पासवान को आना चाहिए एनडीए की तरफ से मुख्यमंत्री का चेहरा बन करके, तब टक्कर होगा, वरना क्लीन स्वीप होगा। जीतन राम मांझी भी चिराग पासवान को लेकर के बहुत सारी बातें कह रहे हैं। हालांकि अब तक उन्होंने नहीं कहा, लेकिन आपने जो सवाल पूछा था तो हिंदुस्तानी आवाम पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और मंत्री हैं बिहार सरकार में, संतोष सुमन, उन्होंने कहा है कि थोड़ा सा वो जो है उन्होंने हालांकि शब्द का जो चयन किया उससे तो यही लग रहा था कि वो अभी कंफ्यूज है जी, उद्वेलित है, उनको लगता है कि ऐसा करना चाहिए। लेकिन चिराग पासवान ने जो बात कही है वो भी बड़ा महत्वपूर्ण है जी, और कहीं ना कहीं वो मेरे फॉर्मूले का ही हिस्सा है जी। अगर ऐसा कुछ होता है तो एक बात आप मान के चलिए कि भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार के बीच की जो अगर अलाइनमेंट नहीं होता है, दोनों के बीच में अगर समझौता नहीं होता है, तो एक बात आप मान के चलिएगा कि चिराग पासवान का ग्राफ बढ़ेगा। क्योंकि तब चिराग पासवान को जो सीटों की मारामारी चल रही है वो मारामारी नहीं होगी, उनको आराम से वो सीटें मिल जाएगी जितने की वो चाहत रख रहे हैं। और सबसे बड़ा फॉर्मूला तो चिराग पासवान ने ऐसे जगह जाकर के डुब्बी मारा है, लैंड किया है ऐसे जगह जहां एनडीए गठबंधन दूर दूर तक सोच भी नहीं सकता कि यहां से हम जीत रहे हैं जी। तो ऐसी स्थिति में आप जानते हैं, मैं पहले ही बता चुका हूं, आपको याद होगा जी कि जो घर का बुर्बक जो आदमी होता है ना, या जो सबसे ज्यादा चलाक होता है, वो क्या करता है, पता है आपको, अपने आप को ऊपर करने के लिए या अपने आप को खूब बढ़िया ईमानदार साबित करने के लिए अपने क्या करता है कि ऊसर जमीन ले लेता है और बाकी को उपजाऊ जमीन दे देता है। ऊसर जमीन चिराग पासवान ले रहे हैं तो उनके साथ सिंपैथी भी होगी और वो सीट भी जीत करके आएंगे और ऐसी स्थिति में उनका दबदबा भी बढ़ेगा। तो ये बात अच्छी तरह से मांझी भी समझ रहे हैं
उनकी टीम भी समझ रही है जी। कि चिराग पासवान ने जो गेम खेला है, वो गेंद जो है दूसरे के पाले में है, अगर नहीं पकड़े ठीक से तो गोल में घुसने में कोई दिक्कत नहीं होगा। यानी चिराग पासवान अभी भी एनडीए गठबंधन में वो फैक्टर रहे, क्योंकि मैं बार बार कह रहा हूं कि नीतीश कुमार भी चाहते हैं कि अगर एनडीए में नीतीश कुमार रहे तो चिराग पासवान भी रहे, जी बाकी कोई रहे चाहे नहीं रहे, लेकिन चिराग पासवान जरूर रहे। जी झटका तो उन्होंने 2020 में दिया था ना जी। 22 सीट में से 2 सीट पर ला कौन लाया था? बिल्कुल चिराग पासवान ही लेके आए जी, थे। जी। तो ये सारी बातें हैं, और ये इसको लेकर के जीतन राम मांझी की टीम भी कहीं ना कहीं अब इस बात पर सोचना शुरू कर चुकी है। गुप्त मीटिंग उन्होंने भी किया है, सभी ने किया, उन्होंने भी मीटिंग किया, और 40 सीटों पर वो अभी भी अड़े हुए हैं। तो निश्चित रूप से कुछ ना कुछ तो रास्ता जरूर बन रहा है। जी। महागठबंधन अब बड़ी मीटिंग बुला ली है, और इस मीटिंग में नए दलों की एंट्री हो रही है बाबा, और ये नए दल बहुत ताकतवर माने जा रहे हैं। हम लगातार इस बात की चर्चा कर रहे हैं जी कि महागठबंधन 2 खेमे में बटा हुआ है, अब तो 3 खेमे में हो गया है। जी। पहला खेमा है जो तेजस्वी यादव के साथ वीआईपी का बना है, मुकेश सहनी का, जी। ये एक खेमा हो गया। जी। दूसरा खेमा जो एकदम बिल्कुल कांस्टेंट चल रहा था वाम दलों का, वो भी अब मुखर हो गया है जी। और वो भी कह रहा है कि जब आप लोग आपस में ही सब कुछ बांट लीजिएगा तो मेरा क्या होगा। उसने भी अपनी शर्तें जो है रख दी है। तो एक खेमा तो वो बन गया, और दूसरा खेमा आप देख रहे होंगे कांग्रेस का लगातार चल रहा है। जी। कांग्रेस इस बार बिहार में कुछ अलग करना चाहती है, और ये आपको साफ नजर आया होगा। जी। 5 महीने में 5 बार आ जाना राहुल गांधी का, जी। और एक ही तरह का कार्यक्रम करना। फोकस कहाँ है? दलित पर। फोकस कहाँ है? दलित पिछड़ों पर है। तो ऐसी स्थिति में, और आप एक इंटरव्यू कर रहे थे, मैंने उस इंटरव्यू को भी देखा है। कल ही आपने एक अति पिछड़ा समाज के नेता का इंटरव्यू किया है। जी। अपनी पार्टी रखे हुए हैं, पार्टी चलाते हैं, और अच्छा खासा अपने समाज में होल्ड रखते हैं, चंद्रवंशी समाज में। जी। उन्होंने भी इशारों में जरूर वो बात कही है कि वो महागठबंधन की तरफ सॉफ्ट कॉर्नर रखते हैं। जी। इसका सबसे बड़ा कारण क्या है कि देखिए, महागठबंधन के भीतर अब नए दलों का आने जाने का जो सिलसिला है, क्योंकि कांग्रेस ये समझती है कि अगर तेजस्वी यादव को थोड़ा सा डाउन करना है तो वो अपना कुनबा बढ़ा रहे हैं, जैसे वीआईपी को जोड़ करके उन्होंने अपना कुनबा बढ़ा दिया, तो ये भी अपना कुनबा बढ़ाना चाहते हैं। एक इसी बीच में आप एक सवाल आया था, आपको ये भी याद होगा कि ओवैसी ने कहा था कि वो महागठबंधन की तरफ जाना चाहते हैं क्योंकि वोटों का बंटवारा नहीं हो। ऐसी स्थिति में एक तो मुझे लगता है कि अगर कांग्रेस दबाव बना करके रखे, कांग्रेस ने इस पर कोई जवाब नहीं दिया है, कांग्रेस को लगता है कि नहीं ये हो सकता है, ये संभव है बिहार में, तो ओवैसी एक शख्स नए हो सकते हैं, दूसरे शख्स आईपी गुप्ता हो सकते हैं, क्योंकि आईपी गुप्ता बार बार उनका भी जो कॉर्नर नजर आ रहा है, और आईपी गुप्ता को ऐसा लगता है कि आने वाले 2029 के चुनाव में कुछ बड़ा परिवर्तन होगा। क्या होगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन उनको लगता है जिस तरह से उनको आश्वासन दिया है राहुल गांधी ने कि आप आइए हमारे साथ, हम आपके आरक्षण की लड़ाई लड़ेंगे, तो ये तो आंदोलन है, और आंदोलन कब सफल हो जाए कब असफल हो जाए कहना बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन जिस आंदोलन के लिए आईपी गुप्ता ने हाको रथम पान है लेकर के चले, 7 महीने तक वो अपने घर परिवार धंधा पानी सब चौपट कर दिए, कई बार उनको कई मुश्किलों का सामना करना पड़ा, अंततः उन्होंने सफलता पाई, और गांधी मैदान में 13 अप्रैल को उन्होंने 13 लाख लोगों को जुटाने की जो बात कही थी उसको पूरा किया। अब ऐसी स्थिति में आईपी गुप्ता भी उसका हिस्सा हो सकते हैं, यानी महागठबंधन की मीटिंग में ये 2 लोग तो नजर आते हैं। अब आप कह रहे हो कि जो शख्स ताल ठोक रहे हैं उसका तो नाम ही नहीं ले रहे हैं आप, पशुपति कुमार पारस कह रहे हैं कि हम महागठबंधन में है, उसका तो नाम ही नहीं लिया आप। तो देखिए, पशुपति कुमार पारस लाख कुछ कह ले, लेकिन अभी ना 3 में है ना 13 में है। दरवाजा पर अब देखिएगा, अक्सर आपके दरवाजा पर कोई कुछ मांगने आएगा ना, तो उस आदमी को आप वजन करके देखते हैं कि हमसे आज मांगने आया है, इसको देने का औकात है कि नहीं। उधार पैसा भी उसी को मिलता है जिसके छत पर देखिएगा ना तो चावल सूखता है, धान सूखता है, उसी को उधार भी मिलता है चावल। तो ऐसी स्थिति में पशुपति कुमार पारस की क्या स्थिति होगी, उनके एंट्री की बार बार कही जा रही है अगली बैठक में जाएंगे, अगली बैठक में जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा। ये चौथी बैठक बड़ा ही निर्णायक होने वाली है महागठबंधन की, और इस बैठक पर सबकी नजर है। 12 तारीख निश्चित रूप से महागठबंधन के लिए एक टर्निंग पॉइंट जरूर लेकर जाएगा, और कई नए दल इसमें जुड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। बाबा, अब आ जाती है बोनस खबर की बात। जी, आज बोनस खबर में बिहार के लिए और बिहार के लोगों के लिए क्या है? देखिए, आज के बोनस खबर को हम थोड़ा दूसरे तरीके से लेकर चलते हैं। जी, ये बोनस खबर जुड़ी हुई तो बिहार से नहीं है, लेकिन इसका रिश्ता बिहार से जरूर रहा है। जी, ये बोनस खबर है प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी के 11 साल का कार्यकाल पूरा होने का। जी, एक बड़ा जश्न, एक बड़ा कार्यक्रम दिल्ली में हो रहा है,
और उस कार्यक्रम को लेकर के भारतीय जनता पार्टी जो है काफी जी तैयारियां भी कर चुकी है। इस कार्यक्रम को लेकर के भारतीय जनता पार्टी ने अपने 11 साल के कार्यों को जुड़ाया है, जिसमें देखिए मेरे पास जो लिस्ट है जो लगातार गरीब कल्याण को लेकर के, उत्थान को लेकर के जो बातें की जा रही हैं। इसके अलावा इस कार्यक्रम में किसानों के लिए हमने क्या किया है, और देखिए गरीब और किसान ये दो चीज है जो आकर के भारतीय जनता पार्टी को कहीं ना कहीं पिन करता है, चुभता है, क्योंकि इसी किसान के मुद्दे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पहली बार बैकफुट पाना पड़ा था और अपने बिल्कुल फैसले को वापस लेना पड़ा था। तो एक तो ये मामला है, और दूसरा मामला इनमें कई ऐसी योजनाएं हैं 11 साल की, यानी कि 11 साल के मतलब होता है कि 11 बार उन्होंने बजट पेश किया है जी। और केंद्रीय बजट 11 बार जब पेश किया तो उसके फायदे क्या हुए। बिहार में तो निश्चित रूप से कुछ ना कुछ मिला है, और हर बार आकर के बिहार चुनावी साल है, तो इसमें जो हमारे पास आंकड़े हैं उसमें 8.25 करोड़ रुपया जो है लाभार्थियों को मुफ्त अनाज में दिया गया है जी। इसके बाद 1.6 करोड़ घरों को नल कनेक्शन के लिए दिया गया है जी। अब नल जल की स्थिति क्या है आपको तो पता ही होगा, अच्छी तरह से आप तो उस पर बहुत शोध किए हैं जी। 1.41 करोड़ शौचालयों के निर्माण और स्वच्छ भारत लोहिया मिशन के लिए दिया गया है। इसके बाद 40 लाख परिवारों को पक्के मकान दिए गए हैं। ये तो नजर आ रहा है जी। ये नजर आया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो पहली बार आए थे उन्होंने कहा था कि सभी को मकान हम देंगे, और ये उन्होंने पूरा किया। 1.4 करोड़ जीविका दीदी को उसमें अटैच किया गया, उनको लाभ दिया गया। 5.9 करोड़ मुद्रा लोन खातों से 2.81 करोड़ रुपए वितरित किए गए हैं। इसके बाद राजद काल की तुलना में बिजली आपूर्ति को किया गया है। ये अब देखिएगा, इसमें ट्विस्ट जोड़ लीजिए आप जी। जो चिराग पासवान ने कहा था कि 15 साल नहीं 25 साल जो है जंगल राज रहा है जी, ये भी आप जोड़ लीजिएगा। राजद काल की तुलना में बिजली आपूर्ति 5 गुना बेहतर जी। ये तो इसमें कोई दो राय नहीं है, बिजली का बेहतर हुआ है। घरों को बहुया में गरीबी दर में 18.13% की गिरावट, यानी गरीबी दर में गिरावट हुई है। लोगों के क्रय क्षमता बढ़ी है, ये बात हम मान सकते हैं। 2.25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर आए हैं। इसके अलावा मनरेगा जॉब कार्ड 2.19 करोड़ लोगों को दिया गया है। 10.63 लाख स्वयं सहायता समूह, 22 से 24 घंटे बिजली रहती है। ये सभी चीजें दिखा करके बता करके और इसको अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने की बात हो रही है। लेकिन अब इस पर आप आ जाइए पॉलिटिकल खबर में। भारतीय जनता पार्टी को नरेंद्र मोदी के 11 साल के कार्यक्रम, हर साल कार्यक्रम हुए हैं, 10 साल भी हुए हैं, 9 साल भी हुए, 8 साल हुए, 5 साल हुए, 4 साल हुए जी। 5 साल के बाद चुनाव हुआ तब भी इस तरह का कार्यक्रम नहीं हुआ था जैसा कार्यक्रम अभी हो रहा है जी। अभी का कार्यक्रम क्यों हो रहा है 11 साल पर? इसलिए कि बिहार में चुनाव है जी। और बिहार में भारतीय जनता पार्टी अपना मुख्यमंत्री देना चाहती है, ये सबसे बड़ी बात है। इसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी ये सारी योजनाओं का कहीं ना कहीं कनेक्शन बिहार से जुड़ा हुआ है। बिहार सबसे गरीब राज्य है जी। बिहार विशेष राज्य का दर्जा मांग रहा है। ये सभी चीजों को जोड़ घटाव करके आप लेके आइएगा तो आपको फिर से वो फार्मूला याद आ जाएगा। इस फार्मूले की मैं चर्चा शुरुआत से कर रहा था और मैंने कहा था कि फार्मूला मैं बताऊंगा। मैंने पहले ही बताया था कि इस फार्मूले के तहत भारतीय जनता पार्टी अपने दम पर एनडीए गठबंधन का नया सृजन करती है जी। आपने अक्सर देखा होगा कि जब आपको नया मकान, आप पुराना मकान आपका है, गाड़ी रखने का जगह नहीं है, तो पूरा मकान डिमोलिश करके तब गाड़ी रखने का ये गैरेज नीचे बनाते हैं ना जी। वैसे तो आप मकान में रह रहे थे कि नहीं रह रहे थे, लेकिन आपके पास एक परिवार बढ़ा गाड़ी, तो आपने उसके लिए जगह बनाया, तो पूरा मकान तोड़ना पड़ा उस गाड़ी के लिए मात्र। उसी तरह से भारतीय जनता पार्टी भी इस बार पूरी तरह से तैयार नजर आ रही है कि नरेंद्र मोदी का चेहरा रख करके, और ऐसा हो भी रहा है, नीतीश कुमार को भी लगता है कि नरेंद्र मोदी के नाव पर सवार होकर के वो पार कर सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में जो नया फॉर्मूला है, अगर नीतीश कुमार, जो नमन जी ने जो फॉर्मूला दिया था 100-130 7 और 6 का, अगर ये फॉर्मूला नहीं मानते हैं नीतीश कुमार, तो ऐसी स्थिति में नीतीश कुमार माइनस एनडीए, उसमें नए दलों की एंट्री हो रही है। लोक जनशक्ति पार्टी को 41 सीटें मेरी तरफ से मिलती हुई दिखाई दे रही है, जो मैंने आकलन किया है। हिंदुस्तानी अवाम पार्टी को 21 सीटें, आरएलएम को 20 सीट, वीआईपी को 20 सीट। अब कहिए वीआईपी कहां से आ गया जी? कौन कह रहा है कि चिराग पासवान को मुख्यमंत्री बनाइए? वीआईपी कौन कह रहा है? वीआईपी कह रहा है। तो चिराग पासवान को ऐसा को भी वहां जाकर के कहें कि उनको मुख्यमंत्री बनाइए, हमको उप मुख्यमंत्री बनाइए। यहाँ भी उनको 20 सीटें मिलती जा रही है और इसके साथ राज्यसभा की सीट भी उनको मिलेगी, क्योंकि खाली होगा ना चिराग पासवान का जगह दिल्ली में जी। यहाँ मुख्यमंत्री बनेगा तो वहां हुआ अपना अड्डा जमाएंगे। उसके बाद आईआईपी, इंडियन इनकलाब पार्टी, जो
पानताती तत्वा समाज जी की। बिल्कुल, जी आईपी गुप्ता की है, उसको भी 11 सीटें देने की बात की जा रही है और ये तब संभव होता है जब नीतीश कुमार नहीं है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी को 130 सीटों पर चुनाव लड़ने का मौका मिलेगा और 130 सीट में अगर 50% भी जीत करके 60% भी जीत करके आती है, जैसा 2020 में किया था जी, उसने, जी। तो उसके पास मुख्यमंत्री बनाने का और अपनी सरकार बनाने का मौका मिलता जी। है। और यहां से उसकी लड़ाई जो है नीतीश माइनस नीतीश, सीधे उसकी जो 30% राष्ट्रीय जनता दल है और कांग्रेस है, उससे सीधी लड़ाई हो जाए। जी ये फंडा जो है, ये मामला जो है, कहीं ना कहीं अब आपको कल के बाद देखने को होगा। मिलेगा, जी। क्योंकि शाम में जब कार्यक्रम होगा, उस कार्यक्रम में क्या कुछ निकल के आता है। जी अब हमारे संपादक नमन मिश्रा जी भी दिल्ली में रहेंगे, जी। तो उनसे भी हम लोग पूछेंगे भाई दिल्ली जी। में क्या कुछ हो रहा है। जी बिल्कुल। चलिए, तो रातों रात देख रहे थे आप, जहां पर वादे के अनुसार हम हर रोज इसी समय पर इसी वक्त पर हाजिर होते हैं बिहार की अलग अलग खबरों को लेकर। तो कल फिर इसी समय पर हमारी और आपकी मुलाकात होगी, तब तक के लिए बने रहिएगा, दीजिएगा इजाजत, धन्यवाद। वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।